हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि अब अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको कितना कॉस्टली पड़ेगा ये। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है जाने का तो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जो किसी भी ट्रैवलर को मिस नहीं करनी चाहिए। प्राइस था कोविड के कारण वो बहुत ज़्यादा हो गया था, आप 30-30 हज़ार रुपये भी दे रहे थे एक तरफ की टिकट के, पर अब जो है कोविड के बाद में प्राइस बिल्कुल नॉर्मल आ गया है। आपको सिर्फ 10,000 रुपये में 3 घंटे की फ़्लाइट होती है चेन्नई से। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, बैंकॉक दुनिया की सबसे पॉपुलर सिटी है टूरिज्म के लिए। पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर 20 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और इस चीज़ के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे खूबसूरत कारण हैं। ऐसी खूबसूरत मोन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे घूमने के, बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही अच्छा कल्चर है, और खाने की तो बात क्या करें, वर्ल्ड फेमस है थाईलैंड का खाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो कोई भी चीज़ की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले जो चीज़ आपको ट्रैवलिंग करते वक्त देखनी है वो है स्टे की, क्योंकि स्टे बहुत ज़रूरी है। आपको सेफ़ फील होना चाहिए, लगेज सेफ़ है, तभी आप टेंशन फ्री घूम सकते हो। तो हमको लकीली बहुत ही मस्त जगह मिली। ये बान खचितपान है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है इसकी। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे ही आपको चाइना टाउन है, और ये द रॉयल ग्रैंड पैलेस भी यहीं पे है। तो बहुत ही प्यारी जगह थी ये। मैं आपको कम्प्लीटली सुजेस्ट करूँगा कि आप अगर बैंकॉक में हैं और कुछ अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं रुकने की, तो वो है ये होम स्टे, जिसमें बहुत ही पर्सनल सर्विस थी, स्टाफ बहुत ही अच्छा था, रूम क्लीन थे, एकदम मस्त। हमने इसके 3,500 रुपये दिए थे, और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था जिसमें। और अगर आपको कम रुपए में देखना है तो 1500 रुपये में भी हम एक बंदे से मिले थे जो कि वहाँ रह रहा था। उसने भी अच्छा रिव्यू दिया था, रूम ठीक ठाक थे और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था क्लियरली। तो आपको 1500 रुपये में भी अच्छी जगह मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप लास्ट रेट 15 ही है। अगर आप बजट पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप हॉस्टल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि डेफिनेटली हैं बैंकॉक में। बैंकॉक बड़ी सिटी है, यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। हॉस्टल्स के अंदर एज लो एज 600-500 में भी आप एक अच्छे हॉस्टल में जा सकते हो, जहाँ पे आप कंप्लीटली सेफ फील करोगे। तो वो चीज़ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोग 2 थे तो हमने हॉस्टल में जाने का नहीं सोचा। अगली जो चीज़ आती है सबसे ज़रूरी, वो होती है खाना। एक खाना अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और थाईलैंड में आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थाईलैंड का जो खाना है वो तो वर्ल्ड फेमस है। और मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है थाई फूड के साथ में, पर सबीना को बहुत एक्सपीरियंस है। सबीना खुद भी बना लेती है थाई खाना, और जर्मनी में भी थाई खाना बहुत एक्सप्लोर किया है सबीना ने, और थाईलैंड में वो पहले भी आई है। पर मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि थाईलैंड में खाना कैसा होता है और वो सब, कि भाई कैसा मिलेगा, बात बनेगी या नहीं बनेगी। पर जैसे ही मैंने खाना खाया, और जो हाइजीन लेवल होता है वहाँ पे शॉप्स में, चाहे खाना चीप हो तो भी हाइजीन लेवल अच्छा होता है, तो वो देख के मेरे को बड़ी खुशी हुई। और वीगन खाना आपको बहुत ही वैरायटी में मिलेगा, बिना मिल्क प्रोडक्ट के बहुत सारा खाना मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें सोच के बड़ा मज़ा आया। मैंने सबसे पहली जो डिश खाई वो थी पेड थाई। तो मैंने एक नॉर्मल शॉप पे खाया था ये खाना, यहाँ पे बिल्कुल साइड में होटल के, तो जिस पे हमने सिर्फ 50 बात दिए थे, जो कि 100 रुपये होते हैं। और जो क्वालिटी थी खाने की और जो टेस्ट था, एकदम पहली बार ऐसा टेस्ट मैंने किया था, तो मज़ा आ गया था मेरे को कुल मिला के। और फिर आप अगर हायर साइड पे जाओ तो बैंकॉक में आप कितने भी रुपए दे सकते हो। बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, 5 स्टार रेस्टोरेंट हैं। हम एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए थे जिसका नाम था मैंगो कैफ़े या मैंगो रेस्टोरेंट। तो उस मतलब जगह तो छोटी थी, पर हाई लेवल का रेस्टोरेंट था, जिसमें हमने एक बंदे के 200 बात रुपये भी दिए थे, जो कि 400 बात हो जाते हैं एक डिश के। तो आप सारी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको। फिर अगली जो चीज़ आती है वो आता है आपका ट्रांसपोर्ट, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप ट्रैवल कर ही रहे हो कि आप एक्सप्लोर करो किसी जगह पे जाके, तो बहुत ही ज़रूरी पड़ता है आपका ट्रांसपोर्ट। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि आप एक जगह पे जाके स्कूटर रेंट करो, और फिर अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे जाओ। तो हम तो ऐसे ही करते हैं जहाँ पे भी जाते हैं, पर जहाँ पे हम कुछ लंबे टाइम के लिए रहते हैं, कहीं पे 15 या 20 दिन के लिए रह रहे हैं, तो हम स्कूटर रेंट पे लेते हैं। पर जैसे अभी हम यहाँ पे सिर्फ 3 दिन के लिए हैं बैंकॉक में, तो हमने नहीं लिया कोई भी स्कूटर रेंट पे। इसके अलावा आपके पास और नॉर्मल जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं बैंकॉक में। जैसे ऑनलाइन कार बुकिंग होती है, ओला उबर तो नहीं होते हैं, पर आप ग्रैब ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और उस ग्रैब ऐप में आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं।
और वो कार आपको लेने आ जाती है और बहुत ही अच्छी सर्विस है वो। हमने ट्राई की है 2-3 बार। ये ऑटो यहाँ के थोड़े से अलग होते हैं इंडिया वालों से, ये चारों तरफ से बिल्कुल एकदम खुले होते हैं, थोड़े से बड़े साइज़ में, और एकदम विंडी रहता है माहौल पूरा। और हम जितनी भी जगह पे गए बैंकॉक के अंदर हमने यही टुक टुक या ऑटो वालों का यूज़ किया था। तो पहली तो वही है, अगर आप फॉरेनर हो और उसको अंदाज़ा हो जाता है तो जैसे हर जगह पे होता है यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, वो ज़्यादा मांगेगा। तो हमने 3-4 किलोमीटर के 300 बात बताए उसने, हम बोले कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है। तो ग्रैब कार से हम कंपेयर कर रहे थे, फिर 300 से वो 200 पे आ गया था और हम 4 जने थे तो 400 रुपये इंडिया के हिसाब से तो ज़्यादा ही थे। हम और भी नीचे ला सकते हैं, लोकल्स को तो वो सिर्फ 50 में भी छोड़ देते, पर हमने सोचा चलो कोई नहीं ठीक है। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा लेना 3-4 किलोमीटर के एक बंदे के 50 बात लगेंगे ट्रैवलिंग के। ग्रैब कार पड़ती है या कैब पड़ती है वो इससे भी सस्ती पड़ती है। तो द ग्रैंड रॉयल पैलेस की जो एंट्री फीस थी वो 500 बात थी, 1000 रुपये। बाहर से एक बार लगा कि ज़्यादा है, पर जब अंदर गए और जितनी बड़ी वो जगह थी तो टोटली वर्थ इट था। और द ग्रैंड रॉयल पैलेस एक ऐसी जगह है जिस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है, इतना खूबसूरत जगह था वो, और तो वो वीडियो आप देख सकते हो। ग्रैंड रॉयल पैलेस के लिए ही बैंकॉक आओ तो भी वो वर्थ इट माना जाएगा। उसके अलावा हम गए थे द फ्लोटिंग मार्केट में भी, जो कि बहुत ही मस्त और यूनिक जगह है, और एक जगह और गए थे जो है चाइना टाउन बैंकॉक के अंदर, बड़ी मस्त जगह थी। उसके अलावा भी बहुत सारी जगह थी पर हमारे पास टाइम नहीं था, आगे जाना था। एक और जो ट्रांसपोर्ट का अच्छा तरीका है बैंकॉक में वो है कैनल। तो आप पूरा बैंकॉक कैनल से जुड़ा हुआ है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह इस बोट्स का यूज़ करके भी जा सकते हैं, और लोकल लोग बहुत यूज़ करते हैं इस चीज़ का, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारी सिटियों में ऐसा होता नहीं है कि कैनल से आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ। हमको मौका नहीं मिला, पर आप कोशिश करना। और एक चीज़ जो आप अगर थाईलैंड नहीं भी आए तो भी सुना होगा, और या फिर आपने किया भी होगा, वो है थाई मसाज। और थाई मसाज अगर आप थाईलैंड में नहीं करोगे तो और कहाँ करोगे। और ये तो हर जगह, किसी भी सिटी में जाओ थाईलैंड में, आपको थाई मसाज की जगह मिल जाएंगी। ऐसे नॉर्मल साफ़ रोड होते हैं, शॉप्स के सामने इन्होंने बेड लगाए होते हैं, और बहुत सारे लोग वहीं पे अपनी फुट मसाज वगैरह या लेग मसाज वगैरह लेते रहते हैं। और थाईलैंड में है तो ये चीप भी है, दूसरी कंट्रीज में एक्सपेंसिव रहता है। तो सिर्फ 120 बात में, कि कहीं जगह पे 80 बात में आपको पूरी फुट मसाज दे देते हैं वो। तो बैंकॉक से अगला हमारा डेस्टिनेशन था कोता आइलैंड, थाईलैंड के अंदर। वहाँ पर पहुँचने के लिए हमको तीनों ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ा, एयरवेज, वाटरवेज एंड रोडवेज। तो हम बैंकॉक से चैम्पोन गए फ्लाइट से, और फिर वहाँ से हमने टैक्सी ली जो हमको लेके गई जहाँ से हमको शिप लेनी है। और मैं ऐसी शिप में पहली बार गया था, तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था और बड़ा ही मस्त एक्सपीरियंस रहा। इतना डिस्टेंस मैंने सी पे पहली बार कवर किया था और कमाल का ही एक्सपीरियंस था। और ट्रांसपोर्ट मैं कहूँगा थाईलैंड में चीप ही था। हमने ये तीनों वेज का यूज़ किया और सिर्फ 3000 बात ही दिए थे टोटल। 500 बात हमने शिप के दिए थे, 1500 बात हमने एयरपोर्ट के एयर सर्विस के दिए थे, और फिर ट्रांसपोर्ट का तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, टैक्सी का वो शिप वालों की तरफ से ही थी। तो ये कमाल का एक्सपीरियंस था। और फिर हम वहाँ पे पहुँचे कोताओ आइलैंड पे, और जैसी वो जगह थी उसको देखते ही हम जितने टाइम तक रहना चाहते थे उसको 4 गुना टाइम हम रहे, लगभग 1 महीने तक रहे। और बड़ी प्यारी जगह थी देखने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ थी वहाँ पे जो क्लैरिटी थी वाटर की, इसके लिए स्कूबा डाइविंग वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है। तो आप सिर्फ शिप के ऊपर से देखो तो कुछ फीट तो आप सिर्फ वहीं से देख सकते हो फिश वगैरह चलती हुई और वो सब कुछ। और अगर आप सही सीज़न में आओ तो आपको जो एक्वेटिक लाइफ दिखेगी वाटर क्लियरिटी के कारण, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और सिर्फ स्नॉर्कलिंग करोगे तो ही आपको बहुत ही अलग अलग तरीके की, अलग अलग कलर की फ़िश, ऑक्टोपस और ये टोर्टोइज और शार्क, ये सब भी आपको दिख सकती हैं। तो आपका एक्सपीरियंस अनदर लेवल का हो सकता है। अगली चीज़ जो रहने के लिए हमने जगह ढूंढी, हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था। वहाँ पर आने के बाद हमने सोचा जहाँ सबीना रही थी इसका अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, जहाँ पे इसने स्कूबा डाइविंग का कोर्स किया था, हमने वो चेक करने का डिसाइड किया, जिसका नाम था बांस डाइविंग रिजॉर्ट। तो वो रिजॉर्ट कोई छोटा रिजॉर्ट नहीं था, बहुत बड़ा रिजॉर्ट था। लगभग 5 स्विमिंग पूल थे उसमें, 3 अलग अलग रेस्टोरेंट थे, एक रेस्टोरेंट एंड बार बिल्कुल बीच के ऊपर था, जो अलग अलग रेजिडेंट एरिया थे, एक जंगल हाउस था जो कि कम्प्लीटली फॉरेस्ट में था। तो वो सब चीज़ें देखते हुए हमने बस डिसाइड कर लिया था कि बस यहीं रहना है, और क्लियरली हमने 1 महीने के लिए बुक कर दिया।
जिसके लिए हमने लगभग 22,000 बात दिए थे, जो कि पड़ते हैं अराउंड 44,000 रुपये पर मंथ। वो डबल ही हो जाता है लगभग। अगर आप पर डे के बेस पे रहोगे तो आपको लगभग डबल ही पैसे देने पड़ेंगे। हम 1500 रुपये दे रहे थे, तो आपको डेली बेसिस पे 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। लंबे टाइम तक रहे तो चार्ज डिक्रीज़ हो गया था। जो अगली चीज़ हमने की और जो हम हर जगह पर जाके करते हैं वो है एक स्कूटर रेंट पे लिया। और स्कूटर रेंट पे लेने के लिए या तो आप पासपोर्ट दे सकते हो या फिर 5,000 बात एडवांस में दे दो। तो हमने 5,000 रुपये नहीं दिए, हमने उनको पासपोर्ट एडवांस में दे दिया था। मेरे को लगता है कि आप लोग रुपए ही दो, क्योंकि वो चीटिंग तो करेंगे नहीं। अगर पर पासपोर्ट फंस गया तो आप फंस गए एक तरीके से। पर पासपोर्ट भी दो तो भी मेरे को बड़ी दिक्कत नहीं लगी। वैसे ही कोई लेट हो जाओ उस चक्कर में मैं बोल रहा हूँ, वरना लोग इतने ऑथेंटिक हैं। और जो बंदा जिसने स्कूटर हमने रेंट लिया था बड़ा ही एकदम मस्त बंदा था, तो पैसे भी दोगे या पासपोर्ट भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे साथ हुआ कि उसी दिन वो कहीं पे गया हुआ था तो पासपोर्ट हमको नहीं मिला, पर बंदे ने पासपोर्ट सामने वाली दुकान में दे दिया, तो कुल मिला के कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके अलावा पेट्रोल जो है वहाँ पे वो इंडिया से चीप था। यहाँ पे हम 40 बात देते थे, जो कि होता है 80, और इंडिया में 90 से थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। स्कूबा डाइविंग के यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, तो उसके कारण से कंपटीशन जो बहुत ज़्यादा है, तो वो डिक्रीज़ कर देता है प्राइसेस को। तो यहाँ पे सिर्फ 3,000 बात में मैंने कई जगह पे देखा था कि आप 2 स्कूबा डाइविंग कर सकते हो। पर जब हमने वहाँ पे जाके पूछा तो वो बात आ गई थी 4,500 तक। पर कुछ और शॉप्स पे पूछोगे तो 3,000 में भी हो जाएगा, जो कि बहुत चीप है। श्रीलंका में किया था जहाँ पे हमने ज़्यादा पैसे दिए थे, 9,000 रुपये दिए थे कम से कम सिर्फ एक डाइव के। तो ये चीज़ चीप है। और उसके अलावा आप कायाक ले सकते हो सिर्फ 100 बात के अंदर, और 3-4 घंटे के लिए लेके आगे तक आप जा सकते हो उसमें, जो कि अपने आप में एक एडवेंचर है। और स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप कोई भी और एक्टिविटी करते हो तो लगभग के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे देने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग एकदम क्लीन रखते हैं सारी चीज़ों को। तो हर किसी को गवर्नमेंट ने जगह दे रखी है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में, और वो लोग उसको साफ़ रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, और कुछ सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। तो आपको चार्ज देना पड़ता है। तो जैसे कि आप किसी एरिया में क्लाइंब करने जा रहे हो तो उसमें अंदर जाने के लिए कुछ 100 बात 150 बात ऐसे देना पड़ता है। तो 360 डिग्री व्यू पॉइंट पे मैं गया था, वहाँ पे मैंने 200 बात दिया था। चार्जेस हैं, पर मैं मानता हूँ कि वो जायज़ चार्ज हैं। वो लोग एकदम क्लीन रखते हैं आपके लिए वो सब। तो और इसके अलावा नॉर्थ थाईलैंड भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जगह है टूरिस्ट के अंदर, जो कि माउंटेन एरिया है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैंने बहुत लोगों से उसके बारे में सुना है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ थाईलैंड में या आइलैंड पे या बैंकॉक में आके वापस चले जाते हैं, पर ये चीज़ें भी एक्सप्लोर करने के लिए हैं। मैं चाहूँगा मैं दोबारा आऊँ यहाँ पे और ये एरिया भी थाईलैंड का एक्सप्लोर करूँ। अगर आप थाईलैंड एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं तो मेरे को कमेंट में शेयर करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछें, मैं हैप्पीली रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।